हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल RM इंग्लिश क्लासेज में आप स्वागत है। क्योंकि दोस्तों मैं अब कहता हूँ आपका अपना चैनल है, क्योंकि ये आप लोगों की ही सहयोग से जो है 1000 सब्सक्राइबर प्लस हुए हैं और आप लोगों का बहुत प्यार और दुलार मिला है। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। सपोर्ट करने के लिए इस तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, ऐसे आशा की जाती है। और आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। इसके पहले मैं असर्टिव सेंटेंस तक 4 पार्ट में मैं बना चुका हूँ, जिसमें नाउन परिवर्तन, प्रोनाउन परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, टेंस परिवर्तन, ये सब बना चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाए जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें पहचान की, तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य क्यों में प्रश्न कोई पूछा जाता है और किसी बात की जानकारी चाहता है पूछने वाला। 2 प्रकार के होते हैं, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको आप फर्स्ट टाइप कहते हैं, और ये सहायक क्रिया से आरंभ होते हैं अंग्रेजी में और इसके बाद सब्जेक्ट आता है। दूसरा है WS टाइप क्वेश्चन, जिसको आप सेकंड टाइप क्वेश्चन कहते हैं, या डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, क्योंकि इसमें WS फैमिली भी आता है, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब भी आता है। तो वे वाक्य जो किसी प्रश्नवाचक शब्द व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुम, हाउ से, आदि से प्रारंभ हो और हिंदी वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे से आरंभ होते हैं, तो उसको हम WS टाइप कहते हैं। अब दोनों का नियम क्या है, कुछ तो कॉमन रूल्स है दोनों में, ठीक है। तो वो रूल्स क्या है, सेड या सेड टू को दोनों में हम क्या करेंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। सेड या सेड टू के स्थान पे आस्क्ड या इंक्वायर्ड करते हैं, यानी सेड के बाद टू हो चाहे ना हो, आस्क्ड या इंक्वायर्ड करना है। उसके बाद दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, कनेक्टिव मतलब कंजक्शन, दोनों में दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो कॉमन रूल्स है दोनों में। अब स्पेशल रूल्स क्या है, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो, किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो इन्वर्टेड कामा के स्थान पे कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल रूल्स है इसका। फर्स्ट टाइप रहेगा तो सहायक क्रिया शुरू होगा तो इफ या वेदर का प्रयोग करो, कंजक्शन जहाँ सर्टुम दैट लगाते हैं तो वहाँ इफ या वेदर का प्रयोग करो, जिसकी हिंदी होगी की क्या, तथा उसके बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब लाते हैं। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि ये जानिए इंट्रोगेटिव का जब इनडायरेक्ट आप बनाओगे तो कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा, जबकि डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन जो है आप इफ या वेदर के बाद सब्जेक्ट लिखोगे तब वर्ब लिखोगे। उसके बाद दूसरा रूल्स क्या करें, ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WS फैमिली से, यानी कि हु, व्हिच, व्हेन, हाउ, वेयर इनसे प्रारंभ हो तब कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब तब कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते, अपितु प्रश्नवाचक के बाद सब्जेक्ट तथा फिर बाद लाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द के बाद मतलब यही प्रश्नवाचक शब्द जो भी आया रहेगा इसी को आप लिख दीजिए, वो कंजक्शन का काम भी कर देगा, इसलिए अलग से कोई कंजक्शन नहीं लाते हैं, ठीक है। चलिए अभी एग्जाम्पल आपको मिलेगा, अभी आप समझ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आपको ध्यान देना है, प्रश्नवाचक वाक्यों का इंडायरेक्ट बनाते समय सदा सब्जेक्ट पहले तथा पूर्ण वर्ब उसके बाद लाते हैं। पूर्ण वर्ब में है मुख्य क्रिया पहले, यानी कि कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाएगा फिर वर्ब लिखा जाएगा, जबकि इंट्रोगेटिव में यानी कि डायरेक्ट में वर्ब तब सब्जेक्ट आता है। दूसरा बात आपको ध्यान देने वाली बात है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में केवल डू या डज का प्रयोग हो तो उसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं तथा डू या डज की हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। मतलब ये टेंस परिवर्तन पे थोड़ा विशेष आपको ध्यान देना है, इसलिए बता दिया गया कि डू या डज से मान लीजिए कोई वाक्य इंट्रोगेटिव का शुरू है, ठीक है, तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट वर्ब लिखा जाता है, तो आप डू या डज के साथ नॉट अगर नहीं है तो आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट में सेकंड फॉर्म लगती है। हाँ, डू या डज के साथ देखिए आगे दिया, डू या डज नॉट होने पर उसके स्थान पर डिड नॉट किया जाएगा। मतलब डू डज के साथ नॉट है तब तो डिड नॉट किया जाएगा, नॉट नहीं है तो उसको डू या डज को हटा दिया जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और डिड नॉट जब लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसी प्रकार डिड या डिड नॉट के स्थान पर क्रमशः हैड नॉट, ठीक है, यानी कि डिड रहता है तो डिड को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, ठीक है। डिड नॉट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट कर देंगे, डिड रहेगा तब भी जो है हैड नॉट करेंगे, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा तब भी हैड नॉट, डिड नॉट साथ फर्स्ट फॉर्म है तब भी हैड नॉट, ठीक है। हैड या हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी नॉट है तो हैड नॉट रहेगा, नहीं तो हैड। तो ठीक है, ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं। चलिए एग्जाम्पल से आप पूरा समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप असर्टिव सेंटेंस समझ लिए हैं तो इंट्रोगेटिव समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं, केवल आपको कंजक्शन पे ध्यान देना, रिपोर्टिंग पे बस, ठीक है। और ये इतना ध्यान देना, कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट तब वर्ब आना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, हैव यू रेड दिस बुक, क्या तुम इस किताब को पढ़ ली हो। तो इसका इनडायरेक्ट होगा, द टीचर सेड टू का आस्क्ड कर दो, आस्क्ड मी, यहाँ लिखिए हैव सहायक क्रिया शुरू है तो इसलिए कंजक्शन इफ या इधर लगाना, तो इफ लगा दिए।
इफ़ आई हैड रेड द दिस बुक, ठीक है, क्योंकि वो बुक आपके सामने ही है तो आप दिस का दैट नहीं करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा वेयर डू यू गो डेली, तुम प्रतिदिन कहाँ जाते हो, तो हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेयर आई वेंट डेली, ठीक है। अब यहाँ देखिए डू के साथ नॉट नहीं है, तो अब यहाँ क्या किया गया, यू सब्जेक्ट है साइकिल के बाद, तो यू को वेयर के बाद लिखिए गया, यू को मी के अनुसार आई कर दिया गया, वेयर आई और डू हट गया तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, आई वेंट डेली। अगला है राजेश सेड टू मी, राजेश ने मुझसे कहा डू यू नॉट नो रजत, क्या तुम रजत को नहीं जानते हो, तो यहाँ सेड टू को देखिए आज करिए, राजेश आस्क्ड मी वेदर, ठीक है, इफ़ या वेदर में से एक लगाना है, इफ़ वेदर कर दिया गया यहाँ, वेदर आई, यू का आई हो गया, डिड नॉट नो रजत, ठीक है। तो इस तरह से वेदर का प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे वेदर का प्रयोग तब करना चाहिए जब उत्तर हाँ या ना दोनों में मिलने की संभावना हो, पसंद या विकल्प ये सब पूछा जाएगा, चॉइस, ठीक है। अगला, द थीफ सेड टू द पुलिसमैन, चोर ने पुलिसमैन से कहा वाई डिड यू बीट मी सो मर्सिलेसली, तुम मुझे इतना निर्दयतापूर्वक क्यों पीटे, ठीक है। तो चोर जो है पुलिस से कह रहा है कि आप मुझे इतना निर्दयतापूर्वक क्यों पीटे, मर्सिलेसली मतलब निर्दयतापूर्वक, बेरहमी से। तो जगह सेड टू का आस्क्ड कर दिए, द थीफ आस्क्ड द पुलिसमैन वाई, अब वाई के बाद जो है यू का आप ही कर दिए पुलिसमैन के अनुसार, डिड का हेड हो जाएगा, वही बताया गया था, डिड आने पर हेड लगेगा, डिड नॉट आने पर हेड नॉट लगेगा। वाई ही हैड बीटन हिम सो मर्सिलेसली, क्योंकि टेंस परिवर्तन पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में होगा। अगला है रजनी सेड टू रीना, तो सेड टू का आस्ट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव है तो वाई का वाई ही रहेगा, यही कंजक्शन का भी काम करेगा। उसके बाद सब्जेक्ट यू को रीना के अनुसार सी कर दिया जाएगा, कोष्टक में आप रीना भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि दो लड़की के नाम है, जहाँ कन्फ्यूजन वाली बात हो तो एक के नाम प्रोनाउन के लिए, एक के लिए जो लगाएंगे कोष्टक में नाम लिख देंगे तो क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, लेकिन लिख देने से थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है। तो सी यू का मतलब सी का मतलब रीना, कोष्टक में आप बता दिए हैं। उसके बाद जो है डिड के लिए हेड लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट भी है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, स्टडी का द प्रीवियस डे हो जाएगा। तो ये तो हुआ रूल्स, आप इसको कम समझ में आए तो एक दो बार फिर से आप वीडियो देखिए, कन्फर्म है समझ में आ जाएगा, घबराइए मत, ठीक है। और उसके बाद एक्सरसाइज भी अभी आपको हल करा देंगे, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, तो ये तो साधारण नियम है, लेकिन आप कुछ महत्वपूर्ण नियम देखिए जो कि कंपटीशन लेवल तक के लिए जानकारी आपको काम देगी। तो देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड के अतिरिक्त भाव के अनुसार वांटेड टू नो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग स्पीच कोई जरूरी नहीं आस्क्ड ही करो, अर्थ के अनुसार कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वांटेड टू नो या वंडर्ड इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वर्ब भी ला सकते हैं। आस्क्ड के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कोई व्यक्ति आ सकता है, किंतु इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, वंडर्ड इनके बाद व्यक्ति नहीं आता, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वस्तु वाला ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह से ये सब कॉम्पिटिशनल एग्जाम में भी आएंगे, इंटर के पेपर में आता है ये सब, और उसके बाद बीए में आ जाएगा, डीएलएड में, ठीक है, टेट सुपर टेट किसी भी, टीजीटी, एसएससी किसी भी एग्जाम में ये सब आ सकते हैं जानकारियाँ इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए आप इसको जानते रहिए, कंपटीशन का लेवल में जो है कोई अब उसमें आप नहीं लिखेंगे कि आज ही लिखेंगे, जो लिखा रहेगा उसी हिसाब से समझना पड़ेगा। इसलिए वांटेड टू नो रहेगा, तभी इनडायरेक्ट में गलत नहीं होगा, इंट्रोगेटिव में। इंक्वायर्ड तो हो ही सकता है, वांटेड टू नो, वांडर्ड भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कैसे हो सकता है, वाक्य देख लेते हैं, ताकि हम कोई भी एग्जाम दें उसमें दिक्कत हमको ना हो, चाहे इंटर का हो या कोई कंपटीशनल हो। देखिए, द पेशेंट सेड, मतलब रोगी ने कहा वेयर इज़ द स्कूल, वेयर इज़ द डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है, तो इसको तो आप ऐसे कह सकते हैं, द पेशेंट आस्क्ड वेयर द डॉक्टर वाज, ये तो सही है सिंपल तरीके। लेकिन आप मान लें कोई कंपटीशन पेपर देने गए हैं, तो उसमें यह दिया कि द पेशेंट वांटेड टू नो, ठीक है, वेयर द डॉक्टर वाज, पेशेंट जानना चाहता था कि डॉक्टर कहाँ थे, बात एक ही हुआ, ठीक है, पूछा कि डॉक्टर कहाँ या जानना चाहता था कि डॉक्टर कहाँ, सही है दोनों वाक्य। तो सेट की जगह देखिए वांटेड टू नो, उसके बाद वेयर द डॉक्टर वाज, ये चीज़ है। अगला है द रिपोर्टिंग स्पीच में अल्टरनेटिव क्वेश्चन हो, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प वाले कोई प्रश्न हो, उसके बीच में ओ आर आ रहा हो, या चॉइस बताइए, चॉइस मतलब पसंद बताए जा रहे हैं, पसंद या विकल्प, ठीक है। तो कंजक्शन इफ़ ना लाके वेदर का प्रयोग करना चाहिए। तो आनी आपको बताया कि अभी बताए थे, पसंद या विकल्प, यानी कोई भी वाक्य देख लीजिए जिसमें ओ आर अगर आ रहा है तो क्लियर है उसमें विकल्प ही बताया जा रहा है। या चॉइस मतलब किसी की पसंद, यानी उत्तर वो हाँ में भी दे सकता है ना में भी, उसी को पसंद कहते हैं। तो कंजक्शन इफ़ ना लाके वेदर का प्रयोग करना चाहिए, सही रहता है। तब एग्जाम्पल देखते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा डू यू वांट टू गो टू मुंबई बाय ट्रेन आर बाय एयर,
क्या तुम मुंबई ट्रेन से जाना चाहते हो? आर बाई एयर, एयर मतलब हवाई जहाज़, एयर मतलब एरोप्लेन अथवा हवाई जहाज़ से जाना चाहते हो। देखिए इसमें ओ आर आ गया, इसलिए आप इसमें ही इफ़ का प्रयोग ना करें, वेदर का प्रयोग करना चाहिए। देखिए माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर, यू का जो है मेक आंसर आई वांटेड, ठीक है, वांटेड टू गो टू मुंबई बाई ट्रेन आर बाई एयर। सब नियम वही रहेगा, इफ़ का वेदर लगा दीजिए ओ आर देखते ही उसमें, क्योंकि पसंदीदा विकल्प बताया जाता है। ठीक है, चॉइस कि मुंबई जाना चाहते हो ट्रेन से या हवाई जहाज़ से। तो देखिए अगला है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। और दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक थी। रिपोर्टेड स्पीच में जब किसी क्वेश्चन का आंसर पूरे सेंटेंस में दिया जाए और उस सेंटेंस के आरंभ में यस या नो दिया हो, ठीक, तब इनडायरेक्ट में उसे यस या नो को छोड़ देना चाहिए। मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रश्न है, ठीक है, उसका आंसर जो पूरे सेंटेंस में दिया गया, मतलब केवल यस या नो का कहना छोड़ा जाए, पूरे वाक्य में दिया गया तो ठीक है, और सेंटेंस और उस सेंटेंस के आरंभ में यस या नो दिया हो और पूरे में वाक्य भी उसका उत्तर भी दिया हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय यस या नो को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब यस या नो दिया भले है, आगे वाक्य भी लिया गया है, तो इसका इनडायरेक्ट में हम प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर, ठीक है, अध्यापक ने कहा, क्या कहा। अब देखें यहाँ कभी कभी सेड ना देख के यह ये कॉलन दे दिया था दो बूंदी, इसका मतलब भी सेड होता है, इसलिए आप इसको जानते रहिए। द टीचर और स्टूडेंट्स ये डायलॉग टाइप में है, ठीक ना, तो इसलिए देखिए द टीचर कह रहे हैं कि योर एग्जामिनेशंस आर क्वाइट एट हैंड, आपकी परीक्षा बिल्कुल पास है। एट हैंड माने एक फ्रेज है, इसका मतलब था पास, आपकी परीक्षाएं बिल्कुल पास हैं। आर यू फुल्ली प्रिपेयर्ड, क्या तुम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड माने तैयार हो? तो स्टूडेंट्स कह रहा है यस सर, हाँ श्रीमान जी, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अब यहाँ देखिए यस सर के बाद वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड भी दे दिया है, तो इसलिए डायरेक्ट में यस सर को छोड़ना है, यही आपको बात समझना था। चलिए देखते हैं इसका आंसर। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स हो जाएगा, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा यहाँ, क्योंकि सेट अपने आप मान लेंगे ना, क्योंकि कहने वाले टीचर हैं, सुनने वाले दूसरे वाक्य में स्टूडेंट्स है, इससे क्लियर हो जाता है कि जब दिया रहता है तो उसी हिसाब से मानते हैं। अब बीच में डैश का मतलब सेट हम मान लेंगे, तो द टीचर सेट टू स्टूडेंट्स यानी कि टोल्ड द स्टूडेंट्स इन डायरेक्ट में हो जाएगा। दैट देयर एग्जामिनेशन, अब यहाँ क्या योर स्टूडेंट्स में बहुत से विद्यार्थी हैं तो देयर लगा देंगे, देयर एग्जामिनेशन आर का वर्ब हो जाएगा क्वाइट एट हैंड, ये सब वैसे ही रहेगा। एंड से अगला वाक्य हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जब दो वाक्य रहता है तो अगला वाक्य जो है इसे दूसरे कैटेगरी का रहता है, यानी ये पहला असर्टिव है, दूसरा इंटरोगेटिव है या इम्परेटिव कुछ भी हो, तो अगले वाक्य में हम पहले एंड का प्रयोग करके जोड़ देते हैं, उसके बाद अगले वाक्य के हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं। देखिए अगला यहाँ थे क्या था, आर से है, इन पूछा जा रहा था इसलिए आश लगा दिए, उसके बाद ये आर फर्स्ट टाइप है इसलिए इफ़ लगा दिए। इस तरह से तीन शब्दों से जोड़ देते हैं, पहला एंड होता है और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन अगले वाक्य के अनुसार। तो एंड आस्क्ड इफ़, और पूछा कि क्या, ठीक है, यू का हो जाएगा कई विद्यार्थी, दे हो जाएगा दे, आर का वर्ब हो जाएगा पास्ट टेंस, दे वेयर फुल्ली प्रिपेयर्ड, और पूछा कि क्या वह पूरी तरह से तैयार है। तो द स्टूडेंट्स रिप्लाइड, विद्यार्थी ने उत्तर दिया। अब यहाँ देखिए उत्तर दे रहा है तो इसलिए आप सेट को रिप्लाइड में बदल दीजिए, अच्छा माना जाता है। वैसे सेट भी गलत नहीं होगा, लेकिन रिप्लाइड का प्रयोग कर देना अच्छा माना जाता है क्योंकि उत्तर दे रहा है। विद्यार्थी ने रिप्लाइड उत्तर दिया दैट दे वेयर फुल्ली प्रिपेयर्ड, कि हाँ वे पूरी तरह से क्या थे, तैयार थे। अब देखिए यहाँ यस सर जो आया था, यस वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, यस सर वो हटा दिया गया, दैट के बाद जो है दे वेयर वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड के दे वेयर फुल्ली प्रिपेयर्ड इस तरह से कर दिया जाए। तो क्योंकि इनडायरेक्ट में कोई ऐसा वो नहीं बोलता कि विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि हाँ श्रीमान जी वे पूरी तरह से तैयार थे, तो आप कहेंगे डायरेक्ट कि विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि वे पूरी तरह से तैयार थे, विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि वे पूरी तरह से तैयार थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यस या नो अकेला दिया हो तब उसके स्थान पर पूरा सेंटेंस लिखना चाहिए, कम से कम सब्जेक्ट वर्ब लिखना ही चाहिए। और यानी कि यस या नो का के वाक्य आगे नहीं बढ़ा है तो आप पूरा वाक्य लिखिए, या नहीं तो कम से कम सब्जेक्ट वर्ब भी लिख देंगे तब भी सही रहेगा, सेंस समझ में आ जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को एग्रीड, डिसएग्रीड, एक्सेप्टेड, रिफ्यूज्ड आदि में बदलना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसको आप, ठीक है, सेट को आप किसमें एग्रीड में बदल सकते हैं, डिसएग्रीड में बदल सकते हैं। आगे सहमत हो रहा है तो एग्रीड, असहमत तो डिसएग्रीड, स्वीकार कर रहा है तो एक्सेप्टेड, मना कर रहा है तो रिफ्यूज्ड में बदलना चाहिए। चलिए सब बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हर किताब में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आप इसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी इंटरमीडिएट की तैयारी कुछ भी कर रहे हो, सब में काम आने वाले हैं। ही सेड, उसने कहा कैन यू ड्राइव कार, क्या तुम कार चला सकते हो? तो यस सर, ठीक है, मैंने कहा यस, आई सेड यस। अब देखिए इनडायरेक्ट क्या होगा, ही आस्क्ड मी, कहने वाला वह है, सुनने वाला मैं, तो ही हो जाएगा ही आस्क्ड मी। ठीक है, ये सब डायलॉग से रिलेटेड हैं, थोड़ा बड़े सेंटेंस कंपटीशनल में आते हैं और प्लस इंटरमीडिएट में भी आते हैं क्योंकि इसमें डायलॉग भी इंक्लूड है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब
सब रूल्स हैं, आपको हर जगह मिलेंगे नहीं, इसलिए आप ध्यान से देखिए कि ये एग्रीड, डिसएग्रीड, एक्सेप्टेड, रिफ्यूज, इन सब का प्रयोग भी हम कर सकें। तो अब देखिए उसने कहा कैन यू ड्राइव ए कार, क्या तुम कार चला सकते हो? ही आई सेड, मैंने कहा यस, हाँ, ठीक है। तो इनडायरेक्ट होगा ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा इफ़ आई कुड ड्राइव अ कार, कि क्या मैं कार चला सकता हूँ? आई सेड दैट आई कुड, मैंने कहा कि आई कुड मतलब मैं चला सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये तो पहला तरीका है कि मतलब उत्तर देते समय, ठीक है, एंड आई सेड के बाद दैट लगा के सब्जेक्ट वर्ब जरूर लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कहाँ से लिखेंगे हम? जो पहले वाक्य में कंजक्शन के बाद रहेगा सब्जेक्ट वर्ब वही लिखेंगे। आई कुड, देखिए वही लिख दिएगा, या फिर आप आई कुड ड्राइव ए कार भी लिख सकते हैं। दूसरा वाक्य आई सेड, मैंने कहा आई थिंक यू आर रिकवरिंग रैपिडली, कि तुम तेज़ी से जो है रिकवरिंग मतलब ठीक हो रहे हो, स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहे हो। डोंट यू आल्सो थिंक सो, क्या तुम ऐसा नहीं सोच रहे हो? ही सेड, उसने कहा यस, हाँ, उसने कहा मैं भी सोच रहा हूँ। इसका इंडायरेक्ट देखिए, तो आई सेड दैट, यहाँ का दैट नहीं लगाए हैं, कंजक्शन कभी कभी छिपा भी सकते हैं, लेकिन आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। आई सेड दैट या आई सेड आई थॉट ही वाज रिकवरिंग रैपिडली, मैंने सोचा कि, अब यहाँ देखिए यू है, यू नहीं है तो इसको ऑब्जेक्ट आंसर बदलना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आप यहाँ आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, थर्ड की कमी थी इसलिए हिम मान दिया गया, ठीक है। तो हो जाएगा आई सेड आई थॉट ही वाज, ठीक है। अब यहाँ थर्ड के बाद यू का हिम मान के ही ये कर दिया गया, ठीक है। तो ही वाज रिकवरिंग, ठीक है, रैपिडली, ठीक है। तो यहाँ आई, यहाँ भी आप सेड के जगह जो है आप चाहे तो टोल्ड भी कर सकते हो, तब यहाँ जो हिम माने वो क्लियर हो जाएगा। आई टोल्ड हिम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक ना। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट भी बना सकते हो, सेड को सेड ही रहने दे सकते हो, टोल्ड भी करोगे, टोल्ड करोगे तो हिम जो माने वो तुरंत यहीं लिखना पड़ेगा। तो आई सेड ये कह दो, या आई टोल्ड हिम, दैट लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, यहाँ नहीं भी लगाओगे बोलचाल में तो चल जाता है, ये कभी कभी छिपा भी हम सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। आई सेड या आई टोल्ड हिम दैट आई थॉट ही वाज रिकवरिंग रैपिडली एंड आस्क्ड, ठीक है, एंड आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन, और उसकी ओपिनियन के लिए पूछा। अब कहते हैं डोंट यू थिंक सो, क्या तुम भी ऐसा नहीं सोच रहे हो? तो हम कह दें एंड आस्क्ड फॉर हिज ओपिनियन, और उसकी ओपिनियन के लिए, उसकी राय के लिए पूछा। ही सेड का हो जाएगा ही सेड यस, उसने कहा हाँ, मतलब क्या, ही एग्रीड विथ मी, वह मेरे साथ सहमत हो गया, मेरे साथ सहमत हो गया या मेरी बात से सहमत हो गया। अगला यस या नो के स्थान पर रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन द नेगेटिव जैसे फ्रेज से बचे, ये मतलब बताया जा रहा है कि रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव नेगेटिव का प्रयोग जो है अब अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए प्रयोग से आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो जैसे बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब लिखो या पूरा वाक्य लिखो इस तरह से, या एग्रीड, एक्सेप्टेड, इन सब का प्रयोग करो तो अच्छा माना जाता है। बाकी आप कर भी सकते हो, जैसे ही एग्रीड विथ मी की जगह ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव भी कह सकते हो। अगर नो कहा था है तो रिप्लाइड इन द नेगेटिव, अभी सही चल जाएगा। अगला देखिए दिया गया है कि कंडीशनल, ठीक है, आगे दिया गया है कंडीशनल, सो टाइपिंग से कंडीशनल क्लाज यानी शर्त प्रायः इफ़ से प्रारंभ होती हैं, अतः इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट करने पर वेदर का प्रयोग करना चाहिए। यानी कंडीशन, जैसे कोई कंडीशनल वाक्य रहता है वो इफ़ से ही अक्सर शुरू होता है, तो इफ़ से शुरू होने पर क्या है, फिर कंजक्शन भी आप इफ़ लगाओगे, दो इफ़ अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए इस वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए बताया गया ना, आप वेदर का प्रयोग ऐसे वाक्य में करो। जैसे एग्जाम्पल, मोहन सेड, मोहन ने कहा आई इफ़ आई कम टू यू, यदि मैं तुम्हारे पास आऊँ, विल यू नॉट हेल्प मी, तो क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? तो इनडायरेक्ट होगा मोहन आस्क्ड, मोहन ने पूछा इफ़ वेदर, ठीक है, यहाँ वेदर उसके बाद जो है इफ़, क्योंकि दो कंजक्शन हो जाते हैं, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच कामा लगा देते हैं, थोड़ा रुक के कहते हैं। मोहन ने पूछा कि क्या, ठीक है, इफ़ ही, आई का ही हो जाएगा, इफ़ ही कम का केम हो जाएगा, टेंस होता है। इफ़ ही केम टू मी, यू का जो है आप यहाँ मी मान लो क्योंकि मानना ही पड़ेगा, मोहन है थर्ड पर्सन, ठीक है, तो ठीक है, यू सेकंड पर्सन है तो मी मान लो, क्योंकि यहाँ भी वैसे भी इफ़ के बाद सब्जेक्ट आई दिया है तो उसे वही आप यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो आई रहेगा, ठीक है। इफ़ ही केम टू मी, ठीक है, अपने हिसाब से बताना आपको, इसलिए मी यहाँ हो जाएगा यू का, यू का फिर आई हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट देखिए यहाँ आई दिया है। इफ़ ही केम टू मी आई शुड नॉट हेल्प हिम, तो यहाँ की यू का फिर आई कर दोगे क्योंकि मी ही आप मानो आई। अभी देखिए बिल लगा है, यू के साथ तो बिल लगता है लेकिन आई के साथ साथ लगता है, इसलिए शुड हो गया। इफ़ आई शुड नॉट हेल्प मी का हिम हो जाएगा मोहन के अनुसार। मतलब देखिए यार, देखिए मोहन ने कहा यदि मैं तुम्हारे पास आऊँ तो क्या तुम्हारी सहायता नहीं करोगे, तो पास इनडायरेक्ट में हो जाएगा, सॉरी इनडायरेक्ट में होगा। मोहन ने पूछा कि क्या यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा। अगला वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण नियम ये भी है सब,
यदि किसी सलाह हेतु प्रार्थना की गई हो तो इनडायरेक्ट में शुड से ही रिपोर्ट किया जाना चाहिए, वुड से नहीं, भले ही सब्जेक्ट कोई सेकंड या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो, यानी ही, सी, इट, दे, यू, ये सब सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो। दे सेकंड पर्सन का है, सॉरी यू सेकंड पर्सन का, ही, सी, दे ये थर्ड पर्सन का है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो बताया क्या जा रहा है कि सलाह का अगर कोई प्रकट हो, प्रार्थना या सलाह प्रकट हो, तो वुड से नहीं उसे रिपोर्ट करना चाहिए, शुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, ही आस्क्ड, उसने पूछा हिज फादर, अपने पिता से, उसने अपने पिता से पूछा व्हाट ही शुड डू विथ इट, कि वह इसके साथ क्या करें। वैसे कहना ही सेड का आस्क्ड हो जाएगा इंट्रोगेटिव। आस्क्ड अपने मतलब फादर, देखिए लास्ट में दिए संबोधन के शब्द, इसको हम इनडायरेक्ट में जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। ही आस्क्ड फादर न करके हिज लगा सकते हैं अपने मन से, क्योंकि वह है पिता से करा तो अपने पिता से कहेगा। ही आस्क्ड हिज फादर, तो हिज लगा भी सकते हो, नहीं डायरेक्ट द फादर भी कर सकते हो। ही आस्क्ड हिज फादर व्हाट का व्हाट ही रहेगा, उसके बाद आई का ही के अनुसार ही हो जाएगा। अब देखिए आई के साथ तो सेल लगा है, सेल आई है, इसलिए यहाँ ही के साथ भी ठीक है, लगना चाहिए लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि शुड लगेगा। नियम यही बताएगा, टू डू हिज व्हाट ही शुड डू, डू का डू विथ इट। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें सलाह लिया जा रहा है। अर्थ देख लीजिए, उसने कहा व्हाट शैल आई डू विथ इट फादर, पिताजी मैं इसके साथ क्या करूं, तो मतलब पिता की सलाह मांगना चाहते हैं कि क्या करूं अब इससे। तो हम दूसरे से कहेंगे उसने अपने पिता से पूछा व्हाट ही शुड डू विथ इट, कि उसे इसके साथ क्या करना चाहिए। चलिए अगला रूल देखते हैं, छठवां रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई ऑफर हो, ऑफर मतलब जैसे प्रस्ताव, ठीक है, कोई ऑफर कोई चीज़ के दिया जा रहा, तो इनडायरेक्ट में इन्फिनिटिव के प्रयोग से बनाया जाना चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्फिनिटिव प्रयोग से बनाना चाहिए। एग्जाम्पल, उसने कहा, ही सेड, उसने कहा शैल आई गिव यू सम मनी, क्या मैं तुम्हें कुछ धन दूँ। तो यहाँ धन देने का ऑफर दिया जा रहा है, ठीक है, तुम चाहो तो धन मिल जाए तुम्हें। तो ही ऑफर टू गिव मी सम मनी, हम दूसरे से यही कहेंगे कि उसने मुझे कुछ धन देने का ऑफर किया, ठीक है, प्रस्ताव किया, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है कि अब यहाँ इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस है, लेकिन ऑफर्ड कर दिया गया, तो ऑफर्ड साथ हमेशा इन्फिनिटिव लगा के जोड़ दिया जाएगा। जो मेन वर्ब रहेगा उसी पहले टू लगा के पूरा वाक्य सेम टू सेम लिखते चले जाओ, ठीक है। हाँ, जहाँ प्रोनाउन है उसको बदल दो, यू जो है हमेशा यहाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, के अनुसार बदला जाता है, तो ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा मुझसे, ठीक है, मुझसे कहा कि तो मुझे ही देगा, ये ठीक है, ऑफर्ड टू गिव मी सम मनी, ठीक है। तो उसने कहा कि क्या मैं तुम्हें कुछ धन दूं, तो अपने हिसाब से मी करोगे, दूसरे के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं अगला कुछ, अगला जो है हम रूल देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रूल है वो भी है अगला भी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल, यू, वुड, कुड, वुड यू, कुड यू से प्रारंभ होते हैं। मतलब कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरुआत में बिल यू, वुड यू, कुड यू इनसे प्रारंभ होंगे, उनके अंत में क्वेश्चन मार्क भी लगा रहता है। ऐसे वाक्यों को विद्यार्थी क्वेश्चन ही मान लेते हैं, मतलब बिल यू, वुड यू से लगे, लास्ट में क्वेश्चन देख लेंगे तो उसको विद्यार्थी क्या क्वेश्चन ही मान लेते हैं। ध्यान रखें, ऐसे वाक्यों में बहुधा मतलब अक्सर प्रार्थना, आदेश या नियंत्रण जैसी बातें पाई जाती हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इन वाक्यों में प्रार्थना, आदेश या नियंत्रण रहता है, अतः इन्हें इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड या सेड टू के स्थान पर भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या इनवाइटेड जैसे वर्ब में बदलना चाहिए, और रिपोर्टेड स्पीच का वाले भाग को इन्फिनिटिव के प्रयोग से बनाना चाहिए। मतलब ये है कि उड यू, कुड यू, इन सभी से शुरू रहेंगे, तो लास्ट में प्रश्नवाचक देख के आप उसको प्रश्नवाचक ना मानिए। ये वाक्य वास्तव में होते हैं रिक्वेस्टेड वाले, प्रार्थना वाले, आदेश वाले या इनवाइटेड, आमंत्रण कोई रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए समझ में आ जाएगा। ही सेड, उसने कहा वुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी सहायता कर देंगे। प्लीज़ मीन्स कृपया, कृपया मेरी सहायता कर देंगे, क्या आप कृपया मेरी सहायता कर देंगे, या इसको ऐसे पूछने, कृपया मेरी सहायता कर दीजिए बस, यानी कि इसमें प्रार्थना किया जा रहा है। तो प्लीज़ ही बता दे रहा है प्रार्थना, और वुड यू से भी विनम्र निवेदन प्रकट होता है। तो जैसे देखिए, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, उसने मेरी सहायता करने की मुझसे क्या किया, प्रार्थना किया, इसलिए क्या आप कृपया मेरी सहायता कर देंगे, कहने मतलब प्रार्थना किया जाना। तो सेट को रिक्वेस्टेड बदलो, आप आज मत बदलो, क्योंकि गलत हो जाएगी। कंपटीशन लेवल तक भी ये डीएलएड हो या कोई अन्य एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, इंटर के अलावा, तो उसमें भी ये सभी मतलब कि आप अपने मन से दिया है। अब देखिए प्लीज़ करने के बाद भी अगर आप आज कर देंगे, गलत नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान देना। अक्सर लोग पूरा नहीं पढ़ते हैं, बस उड़ देखें, प्रश्नवाचक देखें, ठीक है, उसके बाद आस्क्ड वाला ऑप्शन गलत काट देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, ठीक है।
आस्क्ड वाला गलत काट देंगे या रिक्वेस्टेड वाला भी गलत काट देंगे, ठीक है ना। तो पूरा इसलिए हर चीज़ ध्यान देना चाहिए कि रिक्वेस्ट देख के ही ना सोचो कि पूरा इसमें प्रार्थना है ही नहीं, उसको ध्यान से पढ़िए कि वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ बता रहा है प्रार्थना, कि आप कृपया मेरी सहायता कर देंगे। तो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प मी, तो रिक्वेस्टेड करो। उसके बाद अब यहाँ क्या, रिक्वेस्टेड के बाद तुरंत मान लिए मी मान लिया गया है, ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, यू है तो आपसे ही प्रार्थना किया जाए तो मी मान लो। और उसके बाद मी के बाद रिक्वेस्टेड साथ में से इन्फिनिटिव लगता है, इन्फिनिटिव मतलब टू कंजक्शन रूप के रूप में लगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखा जाएगा, मेन वर्ब क्या है, हेल्प है। तो अब मी लिख दिए, ये काम खत्म हो गया। ये रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, सॉरी मी का जो है ही के अनुसार हिम हो जाएगा, मी मानेगा। ये रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, हम दूसरे से कहेंगे उसने मुझसे अपनी सहायता करने के लिए प्रार्थना की। दूसरा देखिए, द अफसर से, अधिकारी ने कहा, विल यू हैव लीव दिस रूम, क्या आप इस कमरा को छोड़ दोगे। तो हम दूसरा सही कहेंगे, द ऑफिसर आर्डर्ड मी टू लीव द रूम, ऑफिसर ने मुझसे कमरा छोड़ने का आदेश दिया। तो अब इसके कि आप इस कमरा को छोड़ देंगे, जैसे अधिकारी है तो अधिकारी तो आदेश ही देता है, लेकिन वो भी पोलाइटली आदेश दे रहा है, विनम्रतापूर्वक, मतलब जैसे डपट के नहीं, वो कह रहा है कि आप कमरा छोड़ देंगे, मतलब आपका भी सम्मान कर रहा है, तो उसके कहने का मतलब ये है कि आप कमरा छोड़ दीजिए। तो इसलिए इसमें आदेश प्रकट हो रहा है। तो द ऑफिसर आर्डर्ड मी टू लीव द रूम, दूसरे साहब यही, अधिकारी ने मुझे कमरा छोड़ने का आदेश दिया। वो विनम्रतापूर्वक था इसलिए प्रश्नवाचक ढंग से कह दिया। अब देखिए अगला है ही सेड, तो यहाँ देखिए विल यू आ गया, वुड यू था पहले, कुड यू भी आता है इसमें। तो विल यू, कुड यू पर आने पर आप ध्यान दीजिए उसमें आदेश प्रार्थना सलाह तो नहीं है, बस। ही सेड, उसने कहा, कुड यू डाइन विथ मी टू नाइट, क्या आप आज की रात मेरे साथ, डाइन मतलब भोजन करना, डाइन से डिनर बना है, डिनर भोजन करने, ठीक है, रात का भोजन, तो डाइन मतलब भोजन करना रात का। तो ही इन्वाइटेड मी टू डाइन विथ हिम दैट नाइट, वह उस रात मुझे अपने साथ भोजन करने का क्या किया, न्योता दिया। इन्वाइटेड मतलब न्योता दिया, डाइन मतलब भोजन करना, वही डिनर करना। तो देखिए इसमें क्या है, कुड यू से डाइन विथ मी टू नाइट, आज की रात, टू नाइट मतलब आज की रात, इसको दैट नाइट बदल जाए कि आज की रात क्या आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप आज की रात मेरे साथ भोजन कर लीजिए, क्योंकि निमंत्रण आदमी दे रहा है। तो इस तरह से इन्वाइटेड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई कंपटिशनल एग्जाम देखें या दें या इंटरमीडिएट का, डीएलएड का, एसएससी बैंक, कुछ भी, तो उसमें इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल पेपर जो है का लेवल थोड़ा टफ हो गया है, इसलिए आप इसमें जो है साधारण वाक्य नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए 8वां रूल हमारा क्या कर रहा है आज, इस प्रकार कुछ क्वेश्चन रिटोरिकल मतलब अलंकारिक, अर्थात अलंकारिक होते हैं। ऐसे क्वेश्चन प्रायः हु या व्हाट से या व्हाई से आरंभ होते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क भी होता है, मतलब ठीक है। किंतु यह प्रश्न उत्तर जानने के लिए नहीं, बल्कि या तो प्रभाव डालने के लिए या कोई स्टेटमेंट देने के लिए, स्टेटमेंट कथन, अतः इन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन न माने, इनमें सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड न लाकर टोल्ड तथा कंजक्शन दैट का प्रयोग करिए, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक नहीं होते। तो जब असर्टिव होते हैं तो टोल्ड ही लगेगा, कंजक्शन दैट ही लगेगा टोल्ड के साथ, ठीक है। स्पीकर क्या कहना चाहता है उससे सीधे शब्दों में लिखना चाहिए। नेताओं की स्पीचेज बहुधा ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चन से भरी होती हैं, मतलब जो नेता लोग स्पीच देते हैं अक्सर वो रिटोरिकल क्वेश्चन, मतलब अलंकारिक प्रश्न इस तरह से करते हैं। तो ये प्रश्न पूछने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बात पर जोर दे के कहने के लिए होते हैं असर्टिव में। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको हर किताब में ऐसे रूल्स नहीं मिलते, इसलिए आप इस पर बहुत विशेष ध्यान से देख लीजिए एग्जाम्पल। अब देखिए क्या है, नेता ने कहा, द लीडर सेड, व्हाट हैज़ गवर्नमेंट डन फॉर यू, सरकार तुम्हारे लिए क्या की। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार तुम्हारे लिए क्या की। जैसे फॉर एग्जांपल मोदी हैं, अब ये मोदी कांग्रेस वालों की क्या करते हैं, अब जब प्रधानमंत्री बने उससे पहले से ये कहते हैं कि इतने सालों से कांग्रेस ने क्या किया, ठीक है, तो कांग्रेस के नेता क्या किए, ठीक है, मतलब अपनी बात पर जोर दे के कहते हैं कि कांग्रेस के नेता लोग बहुत कुछ नहीं किए, मैं बहुत कुछ करूंगा, हमारी पार्टी बहुत कुछ करेंगे। इस तरह से जो रिटोरिकल क्वेश्चन होता है। तो चलिए देख लेते हैं, द लीडर सेड, नेता ने कहा, व्हाट हैज़ गवर्नमेंट डन फॉर यू, सरकार तुम्हारे लिए क्या की है। तो हम कहने का मतलब ये है उनके कि द लीडर सेड दैट, हम दूसरे से कहेंगे नेता ने कहा कि द गवर्नमेंट हैज़ डन नथिंग फॉर अस, कि हम सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो आप जैसे मोदी की बात को आप अगर इस पर लेंगे तो बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि मोदी कहते हैं कांग्रेस इतना दिन क्या किए, मनमोहन इतना दिन 10 साल से क्या किए प्रधानमंत्री थे, अब मुझे भी 5 साल दीजिए, मैं करके दिखा दूंगा। वो बात की अलग है कि क्या नहीं किए या क्या कर रहे हैं। तो मतलब हम दूसरे से कि मतलब कि नेता ने कहा कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं की है,
ठीक है। तो कहने की सरकार तुम्हारे लिए क्या की है, कहने मतलब सरकार कुछ नहीं किया, इसका गहराई से अर्थ यही है। तो इसलिए ऐसे वाक्य में भी आप क्या व्हाट से, ठीक है, या हु से, ठीक है, विच, इनसे शुरू होते हैं, आप उस पर भी विशेष ध्यान दीजिए अर्थ के अनुसार। इस तरह से आप कॉम्पिटिशनल पेपर में बैठे हैं, व्हाट है तो आप दैट देख के ऑप्शन गलत काट देते हैं, लेकिन गलत हमेशा नहीं काट सकते, सब ऑप्शन को पढ़िए, ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन में देखेंगे कुछ ना कुछ मिस्टेक रहेगी, तो यही उस हिसाब से सही रहेगा रिटर्निकल क्वेश्चन के हिसाब से। इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आजकल पेपर कठिन लेवल दिन को दिन होता जा रहा है, बहुत आप विशेष ध्यान से अपवादों पर भी इसलिए ध्यान आपको देना है। एक हिसाब से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ये सभी अपवाद हैं, ठीक है, अपवाद हैं तो उसका भी कुछ कारण है, इसलिए अपवाद है, ठीक है। तो इसलिए आपको रूल्स पूरा बताया जा रहा है, सीधे ये नहीं बताया जाए कि अपवाद है, रूल सहित बताया जा रहा है ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, तो इन सभी को आपको ज़रूर जानना चाहिए ताकि आपको इनडायरेक्ट में एक भी क्वेश्चन ना कटे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रीता सेड टू मी, रीता ने मुझसे कहा हु हैज़ सीन द विंड, हवा को किसने देखा। तो रीता ने अगर मुझसे कहा कि हवा को किसने देखा, तो बताओ, तो कहने का मतलब ये है कि रीता ने मुझको बताया कि हवा को कोई व्यक्ति नहीं देखा है। इसमें पूछा नहीं यार हवा को किसने देखा, कहने का मतलब कोई नहीं देखा। तो रीता टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड होगा क्योंकि बता रहे हैं, भले प्रश्नवाचक वाक्य है, स्ट्रक्चर है, तो इसलिए जो है बात पर जोर देके कहा जा रहा है। तो सेड टू का टोल्ड कर दिए, टोल्ड मी दैट नो बॉडी हैज़ सीन द विंड। तीसरा वाक्य है माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। कहने का मतलब मेरे पिता मुझसे कह रहे हैं महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, उनके कहने का मतलब ये है महात्मा गांधी को सब जानते हैं, यानी वाक्य असर्टिव सेंटेंस के हिसाब से बनेगा। माई फादर टोल्ड मी दैट एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, ठीक है, इस तरह से टोल्ड हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, देखिए आप पढ़ रहे हैं, द टीचर सेड टू देम, अध्यापक ने उनसे कहा विच मदर डज नॉट लव हर चाइल्ड, अध्यापक ने उनसे कहा कौन सी माँ अपने बच्चे को प्रेम नहीं करती। तो कहने का मतलब ये द टीचर्स टोल्ड देम, अध्यापक ने उन्हें बताया दैट एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चे को प्रेम करती है। इस तरह से ये सभी रिटर्निकल क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आते हैं कंपटीशन लेवल तक, इसलिए आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार हु केयर्स के स्थान पर नो बॉडी केयर्स का प्रयोग होता है, व्हाट कैन आई डू के स्थान पे आई कैन डू नथिंग होता है, ठीक है, वाक्य लिखना चाहिए। इस तरह से इस रिटर्निकल क्वेश्चन में इनका भी प्रयोग होता है। ये आए तो आपको ध्यान, हु केयर्स कौन परवाह करता है, कहने मतलब कोई परवाह नहीं करता, नो बॉडी केयर। तो व्हाट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ, कहने मतलब आई कैन डू नथिंग मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से आपको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिनके आपको जो है मैं बताया। और चलिए अब तो समय तो ठीक है, थोड़ा सा और समझ देखें, कुछ एक्सरसाइज यहाँ 12 एक्सरसाइज है, आप इसको पहले वीडियो पॉज करके बना लीजिए, जो भी दिक्कत लगे आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए 5 एक्सरसाइज मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, बाकी आप खुद बना लेना, जो नया कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए पहला है द बुकिंग क्लर्क सेड, बुकिंग क्लर्क ने कहा तो हैव यू ए 50 पैसा कॉइन, क्या आपके पास 50 पैसा का सिक्का है। तो सेड का आस्ड हो जाएगा, द बुकिंग क्लर्क आस्ड। यू का आप मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक मी मान लीजिए क्योंकि यू सेकंड है, बुकिंग क्लर्क थर्ड पर्सन है, जिसकी कमी हो वो मान लीजिए, या है आप थर्ड पर्सन हमेशा मान सकते हैं। द बुकिंग क्लर्क आस्ड इफ़ आई हैड ए 50 पैसा कॉइन, लास्ट में प्रश्नवाचक निशान हट जाता है, इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप लग जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा विल यू गो टू दिल्ली टुडे विथ मी, क्या आप मेरे साथ आज दिल्ली जाओगे। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, इफ़ लगा दो या वेदर कर दो, ठीक है। इफ़ आई शुड, आई के साथ शुड लगता है, वुड भी लगा सकते हो, वुड क्योंकि कॉमन है, सब हमेशा लग सकता है। इफ़ आई वुड या इफ़ आई शुड गो टू दिल्ली टुडे का दैट डे विथ मी का हिम हो जाएगा। द सेंटेंस तीसरा है द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट सेड टू मी, विद्यार्थी ने मुझसे कहा तो आज टू मी हो जाएगा। कैन यू का इफ़ आई हो जाएगा, आई कुड टेल, आज का देम हो जाएगा, स्टूडेंट्स के अनुसार देम द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस का दैट सम। द फ्रॉग सेड टू द बॉयज, फ्रॉग, ठीक है, आज द बॉयज हो जाएगा। इफ़ यू का बॉयज के अनुसार दे हो जाएगा, आर कवर नॉट असेम्ड ऑफ थ्रोइंग स्टोन एट, आज का देम हो जाएगा। पाँचवा माई फ्रेंड सेड, तो माई फ्रेंड आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए क्योंकि यू है तो मी मान लीजिए। आस्क्ड मी इफ़ आई डू हट जाएगा तो वेंट हो जाएगा, आई वेंट फॉर ए वॉक डेली इन द मॉर्निंग, क्लियर। तो इस तरह से मैं बताया, बाकी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम लगे आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें, इस तरह से बारीक जानकारी हमारे पास आपको मिलेगी इस चैनल से, और सभी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, सबका नियम मिलेगा, सबका सूत्र, स्ट्रक्चर
और सबका जो है आपको विथ एग्जाम्पल मिलेगा। आप किताब भी हमसे पूछ सकते हैं किस किताब में आपको ये सब जानकारी मिलेगी, जहाँ कन्फ्यूजन हो आप खुद पढ़ सकते हो। तो इसलिए हमारे पास बहुत सी किताबें हैं, तो मैं अच्छी से अच्छी जानकारी उस किताबों से जहाँ से हमको मिलती है आपको बताने का प्रयास करते रहते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। इसलिए बने रहें, सीखते रहें, अपनी जानकारी को मजबूत करते रहें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब कि इंडायरेक्ट बनाना बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आप एक बार देख लो, समझ लो, फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए जो है आप बने रहें मेरे साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल यू सी इन नेक्स्ट वीडियो।